दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी की ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के प्रथम पाठ प्रेम घन की छाया स्मृति से लेकर के ये वीडियो हम 2-3 पार्ट में बनाएंगे। सबसे पहले इस पाठ का वाचन करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो कठिन चीज़ें हैं, जहाँ पर आपको दुविधा महसूस होती होगी, ऐसी स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। यानी कि उसका अनुवाद करेंगे, उसका अर्थ करेंगे, उसका सरलीकरण व्याख्या करेंगे उसकी। और यदि वीडियो सीमित रह गई तो एक ही वीडियो में ये व्याख्या करेंगे, अन्यथा 2 वीडियो में व्याख्या करेंगे। उसके बाद एक वीडियो हम इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की बताएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रेम घन की छाया स्मृति आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ये उपन्यास भारतेंदु के समय के उनके रचनाकार मंडल के बड़े रचनाकार हुए हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन उनका उपनाम था और इसी नाम से वो अधिक प्रसिद्ध हो गए। यह एक निबंध के रूप में प्रस्तुत है, संस्मरणात्मक निबंध जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमघन या इस पाठ का सार हम एक अलग वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इस पाठ का हम वाचन करते हैं और साथ ही साथ आपको स्पष्ट करते चलते हैं जहाँ कहीं दिक्कत होगी किसी बात को समझने में। प्रेमघन की छाया स्मृति। मेरे पिताजी फारसी के अच्छे ज्ञाता और पुरानी हिंदी कविता के बड़े प्रेमी थे। फारसी कवियों की उक्तियों को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मिलाने में उन्हें बड़ा आनंद आता। वे रात को प्राय रामचरितमानस और रामचंद्रिका घर के सब लोगों को एकत्रित करके बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, रामचंद्रिका केशव दास द्वारा लिखी गई है। दोनों में ही विशेष बात यह है कि राम के चरित्र का वर्णन है। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक उन्हें बहुत प्रिय थे। उन्हें भी वे कभी कभी सुनाया करते थे। जब उनकी बदली हमीरपुर जिले की राठ तहसील से मिर्जापुर हुई तब मेरी अवस्था 8 वर्ष की थी। उसके पहले ही से भारतेंदु के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना मेरे मन में जगी रहती थी। सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र और कवि हरिश्चंद्र में मेरी बाल बुद्धि कोई भेद नहीं कर पाती थी। हरिश्चंद्र शब्द से दोनों की एक मिली जुली भावना, एक अपूर्व माधुर्य का संचार मेरे मन में करती थी। मिर्जापुर आने पर कुछ दिनों में सुनाई पड़ने लगा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक मित्र यहाँ रहते हैं जो हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि हैं और जिनका नाम है उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो यहाँ तक लेखक सहज बातें स्पष्ट कर रहे हैं कैसे उनके घर में उनके पिताजी हिंदी साहित्य के रचनाकारों के संदर्भ में बातें करते थे, उनके संस्मरण सुनाते थे और विशेष रूप से उनके द्वारा लिखी रचनाओं का वाचन करते थे और उससे लाभान्वित होते थे उस परिवार के सभी लोग। और रामचंद्र शुक्ल कहते हैं तो स्वयं विशेष रूप से। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक नाटककार भी हैं, कवि भी हैं, अनेक विधाओं में लिखने वाले रचनाकार के रूप में जाने जाते हैं और एक अभिनेता के रूप में भी वो जाने जाते हैं। लेकिन जैसा कि रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि बच्चे के सामने कवि और लेखक, नाटककार और कवि के रूप में विशेष अंतर हरिश्चंद्र के रूप में नहीं देखते हैं,
क्योंकि एक ही रूप सामान्य से दिखाई देता है, लेकिन दोनों में भेद होता है। भारतेंदु मंडल की किसी सजीव स्मृति के प्रति मेरी कितनी उत्कंठा रही होगी, यह अनुमान करने की बात है। मैं नगर से बाहर रहता था। एक दिन बालकों की मंडली जोड़ी गई, जो चौधरी साहब के मकान से परिचित थे। वे अगवा हुए। मील 1.5 का सफ़र तय हुआ। पत्थर के एक बड़े मकान के सामने हम लोग जा खड़े हुए। नीचे का बरामदा खाली था। सभी बच्चों के मन में एक विचार आया। उन्होंने मिलकर के प्रेमघन जी से मिलने की योजना बनाई और सब लोग मिलकर चल दिए। जो जानते थे वो आगे आगे चलने लगे, मकान को या रास्ते को जानते थे, और जाकर के उनके घर में चले गए। ऊपर का बरामदा सघन लताओं के जाल से आवृत था। बीच बीच में खंबे और खुली जगह दिखाई पड़ती थी। उसी ओर देखने के लिए मुझसे कहा गया। कोई दिखाई न पड़ा। सड़क पर कई चक्कर लगे। कुछ देर पीछे एक लड़के ने उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। लता प्रतान के बीच एक मूर्ति खड़ी दिखाई पड़ी, यानी कि लताओं की जो बेल एक दरवाजे के दोनों तरफ फैल रही हो, उसके मध्य एक मूर्ति खड़ी दिखाई दी। दोनों कंधों पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ खंबे पर था। देखते ही देखते ये मूर्ति दृष्टि से ओझल हो गई। बस यही पहली झांकी थी, यानी कि पहली बार प्रेमधन जी को इस तरह से, इस रूप में उन्होंने देखा, जैसा कि इस चित्र में दिखाई दे रहा है, इस तरह से। जो जो मैं सयाना होता गया त्यों तो हिंदी के नूतन साहित्य की ओर मेरा झुकाव बढ़ता गया। यानी कि हिंदी में उस समय जो नूतन नवीन विधाएं लिखी जा रही थी, नई चीज़ें लिखी जा रही थी, उन सब कृतियों की ओर रामचंद्र शुक्ल जी का ध्यान आकर्षित होता रहा। वो पढ़ते रहे। उनको क्वींस कॉलेज में पढ़ते समय स्वर्गीय बाबा रामकृष्ण वर्मा मेरे पिताजी के सहपाठियों में थे। भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें प्राय मेरे यहाँ आया करती थी, पर अब पिताजी उन पुस्तकों को छिपाकर रखने लगे। उन्हें डर हुआ कि कहीं मेरा चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट न जाए, मैं बिगड़ न जाऊं। उन्हीं दिनों पंडित केदारनाथ जी पाठक ने एक हिंदी पुस्तकालय खोला था। मैं वहाँ से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता। अब यहाँ एक बात और है कि उस दौर में अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ने के अलावा साहित्य पढ़ना ही मनोरंजन का संसाधन था। तो उस साहित्य को पढ़कर के भी बच्चा अपनी पढ़ाई के अलावा दूसरी चीज़ों की ओर ध्यान न चला जाए उसका, इस ओर उस समय के गार्जियंस ध्यान रखते थे। तो इसीलिए उसको साहित्य की पुस्तकें नहीं दिखाते थे, उन्हें छिपा कर रखते थे रामचंद्र शुक्ल के पिताजी। लेकिन जैसा कि लेखक कह रहे हैं कि उन्हीं दोनों एक पुस्तकालय खोला, तो पुस्तकालय में सामान्यतः साहित्य की पुस्तकें मिलेंगी। मैं वहाँ से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता था और लेखक फिर पढ़ने लगा क्योंकि उसका मन था उस ओर। मैं वहाँ से पुस्तकें ला लाकर पढ़ा करता। एक बार एक आदमी साथ करके मेरे पिताजी ने मुझे एक बारात में काशी भेजा। मैं उसी के साथ घूमता फिरता चौखंबा की ओर जा निकला। वहीं पर एक घर में से पंडित केदारनाथ जी पाठक निकलते दिखाई पड़े। पुस्तकालय में मुझे प्राय देखा करते थे। इससे मुझे देखते ही वे वहीं खड़े हो गए। बात ही बात में मालूम हुआ कि जिस मकान में से वे निकले थे वह भारतेंदु जी का घर था। मैं बड़ी चाह और कुतूहल की दृष्टि से कुछ देर तक उस मकान की ओर न जाने किन किन भावनाओं में लीन होकर देखता रहा। पाठक जी मेरी ये भावुकता देख बड़े प्रसन्न हुए और बहुत दूर मेरे साथ बातचीत करते हुए गए। भारतेंदु जी के मकान के नीचे का यह हृदय परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणत हो गया। 16 वर्ष की अवस्था तक पहुँचते पहुँचते तो समवयस्क हिंदी प्रेमियों की एक खासी मंडली मुझे मिल गई,
जिनमें श्री काशी प्रसाद जी जायसवाल, बाबू भगवान दास जी हालना, पंडित बद्रीनाथ कोड़, पंडित उमाशंकर द्विवेदी मुख्य थे। अर्थात रामचंद्र शुक्ल जी प्रारंभ में बाल्यावस्था में ही किस तरह साहित्यकारों के प्रभाव में रहे और उनकी पुस्तकों के अध्ययन करते रहे, जिससे कि उनका साहित्य में मन लगता रहा, रुचि बढ़ती रही और धीरे धीरे साहित्य के अनुराग के कारण ही वो इतने बड़े बाद में आलोचक और लेखक बने। हिंदी के नए पुराने लेखकों की चर्चा बराबर इस मंडली में रहा करती थी। मैं भी अब अपने को एक लेखक मानने लगा था। हम लोगों की बातचीत प्राय लिखने पढ़ने की हिंदी में हुआ करती, जिसमें निसंदेह इत्यादि शब्द आया करते थे। यहाँ एक बात प्रमुख है, रचनाकार ये कह रहे हैं कि लिखने पढ़ने की हिंदी और बोलचाल की हिंदी दोनों तत्कालीन समय में अलग थी, आज भी अलग है बहुत सारी जगह पर। तो ये खड़ी बोली बहुत तेज गति से विकसित नहीं हुई थी, लिखने पढ़ने के रूप में ही प्रचलित थी। उसमें भी बहुत सारे शब्द, जैसा कि बताया कि निस्संदेह, बोलचाल में इस तरह के शब्द नहीं आएंगे, शक आएगा, संदेह आएगा, इस तरह से बात थी। जिस स्थान पर मैं रहता था वहाँ अधिकतर वकील, मुख्तारों तथा कचहरी के अफसरों और अमलों की बस्ती थी। ऐसे लोगों के उर्दू कानों में हम लोगों की बोली कुछ अनोखी लगती थी। इसी से उन्होंने हम लोगों का नाम निसंदेह लोग रख छोड़ा था। उर्दू का भी काफ़ी प्रचलन था तत्कालीन समय में। मेरे मोहल्ले में कोई मुसलमान सब जज आ गए थे। एक दिन मेरे पिताजी खड़े खड़े उनके साथ कुछ बातचीत कर रहे थे। इसी बीच में उधर जा निकला। पिताजी ने मेरा परिचय देते हुए उनसे कहा, मैं हिंदी का बड़ा शौक है। चट जवाब मिला, आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं तो इनकी सूरत देखते ही इस बात से वाकिफ हो गया। मेरी सूरत में ऐसी क्या बात थी, यही इस समय नहीं कह सकता। आज से 30 वर्ष पहले की बात है। अर्थात ये एक अनुमान है कि तो सूरत से कोई थोड़ी पता लगता है ये उर्दू जानता है या हिंदी जानता है। चौधरी साहब से तो अब अच्छी तरह परिचय हो गया था। अब उनके यहाँ मेरा जाना एक लेखक की हैसियत से होता था। हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। इस पुरातत्व की दृष्टि में प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण रहता था। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि चौधरी साहब एक खासे हिंदुस्तानी रईस थे। यहाँ दो बातें हैं। पुरानी चीज से तात्पर्य है कि पुरानी स्मृतियाँ, पुराना साहित्य, पुरानी संदर्भ, पुरानी चीजें उनको बहुत स्मृत थी, उस बारे में लिखते थे। और दूसरा, प्रेम और कुतूहल का एक अद्भुत मिश्रण थे। अर्थात उनकी रचनाओं में, उनके व्यक्तित्व में ये दोनों चीजें बहुत ही बेहतर तरीके से प्रस्तुत होती थी। यहाँ पर और प्रतिष्ठित और पैसे वाले थे उस समय। बसंत पंचमी, होली इत्यादि अवसरों पर उनके यहाँ खूब नाच रंग उत्सव हुआ करते थे। उनकी हर एक अदा से रियासत और तबीयतदारी टपकती थी। कंधों तक बाल लटकते रहते थे। आप इधर से उधर टहल रहे हैं, एक छोटा सा लड़का पान की तस्करी लिए पीछे पीछे लगा हुआ है। बात की काट छांट का क्या कहना है। जो बातें उनके मुंह से निकलती थी उनमें एक विलक्षण वक्रता रहती थी। यानी कि वक्रता यानी कि टेढ़ापन, तीखापन, व्यंग्यात्मक दृष्टि से बात को कैसे काटते हैं, ये उनकी शैली थी बात करने की, लिखने की। रोचक और व्यंग्यात्मक दृष्टिकोण वाली बातें वो लिखते थे। उनकी बातचीत का ढंग उनके लेखों के ढंग से एकदम निराला था। ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड में आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे।